नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो सियासत संग्राम में आपका बेहद स्वागत है। आज पूरे देश की निगाहें 3 राज्यों पर जा टिकी हैं। उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, आपको बताएंगे भी, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आज का दिन देश की सियासत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, जब असम, केरल और पुडुचेरी में जनता वोट के जरिए सत्ता का फैसला करने जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, वादे किए जा चुके हैं। अब असली परीक्षा नेताओं की नहीं बल्कि लोकतंत्र की भी है। सवाल यह भी है कि क्या यह चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा गया या फिर जाति, धर्म और भावनाओं ने फिर से एक बार कहीं बाजी तो नहीं मार ले जाएंगे। करीब 296 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? क्या जनता वादों पर भरोसा करेगी या फिर प्रदर्शन पर कोई फैसला लेगी? असम में युवा वोटर बड़ा फैक्टर बनकर उभर कर सामने आया है। केरलम की बात करें तो पारंपरिक मुकाबले में तीसरी ताकत यानी बीजेपी जो है वो उभर कर सामने आई है और वो चुनौती दे रही है। वहीं पुडुचेरी में हर सीट पर कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जनादेश सरकारों के काम का रिपोर्ट कार्ड होगा या फिर चुनावी रणनीति का असर? क्या राष्ट्रीय दल अपनी साख बचा पाएंगे या क्षेत्रीय ताकतें एक बार फिर से नतीजों के बाद चौंका? फैसला जनता के हाथ में है, जनता वोट कर रही है, लेकिन ये सिर्फ सरकार नहीं तय करेंगे बल्कि देश की राजनीति की करेंगे। 4 मई को आने वाले नतीजे बताएंगे कि किसकी राजनीति पर मुहर लगी, किसे जनता ने नकार दिया। बहुत सारे इफ एंड बट्स आपके दिमाग में, आपके जहन में होंगे। 3 राज्यों में जो इस समय वोटिंग चल रही है उन तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर अभी आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो समय जारी है, उसकी तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है। असम विधानसभा चुनाव में 126 सीटों पर वोटिंग है, तो केरलम में 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर इस समय वोटिंग जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग इस समय जारी है। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग इस समय जारी है। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है इस समय, और ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। असम की 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। असम में सवाल यह है कि क्या हेमंता दा एक बार फिर से सत्ता पर पहुंचेंगे, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। लगातार 2 बार हेमंता दा मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या हैट्रिक वहां पर बीजेपी जो है वो लगाने जा रही है? तो वहीं पुडुचेरी में भी अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन असम का चुनावी समीकरण आपको समझने की जरूरत है। 2.5 करोड़ जो वोटर हैं वो आज मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अहम बात यह है कि इसमें युवा वोटरों की संख्या ज्यादा है। 5,75,000 जो युवा हैं वो पहली बार वोट करेंगे, यानी पहली बार वो मतदान का, अपना अधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। कुल 722 उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। 722 उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। 126 विधानसभा सीटों के लिए ये वोटिंग हो रही है। अगर आप इससे पहले की यानी 2021 की अगर आप जनगणना देखें तो महज 1% का फर्क रहा। 1% कम वोट मिले थे ऑपोजिशन को, इसलिए बीजेपी सत्ता में दोबारा आ पाई थी। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 64 सीटों का है, लेकिन क्या राह इतनी आसान है जितनी आसान दिख रही है? क्या इस 64 के आंकड़ों को आराम से बीजेपी जो है वो पालेगी?
इस बार का चुनाव का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष ने 7 अलग अलग पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है कि किसी भी तरीके से एनडीए के विजयी रथ को असम में रोक दिया जाए। युवाओं और स्थानीय मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है और खासकर युवाओं के रोजगार को स्थानीय मुद्दे यानी असमिया मुसलमान वर्सेस बाहरी मुसलमान या फिर घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से उठाया गया। वोटिंग प्रतिशत को बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि असम में जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग ज्यादा रहती है, लेकिन इस बार उम्मीद यह की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। युवा वोटर्स पर विशेष निगाहें। अब सब चेहरे कौन कौन से हैं इसको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा चेहरा हिमंता दा का चेहरा है। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और हिमंता दा की साख जो है वो इस समय दांव पर लगी हुई है। बीजेपी गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, यानी असम में जो एनडीए का गठबंधन है उसके प्रमुख नेता हैं। बालू कबाड़ी से उम्मीदवार हैं। असम हिमंता दा जो हैं वो अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और कांग्रेस ने विदिशा नियोग को इस बार टिकट दिया है हिमंता दा के खिलाफ। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से, अगर निर्दलीय की भी एक बार बात कर लेते हैं, दीपिका दास भी चुनावी मैदान में है, यानी हिमंता दा के खिलाफ 2 मजबूत कैंडिडेट और दोनों महिला कैंडिडेट को विपक्ष ने है। अब आपको यह चेहरा ध्यान में होगा, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और गौरव गोगोई के ऊपर सबसे बड़ी यह है कि गोगोई विरासत है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। असम सम्मिलित मोर्चा के मुख्य नेता हैं, यानी जो गठबंधन बनाया गया उसके नेता हैं गौरव गोगोई। जोरहाट विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जोरहाट क्षेत्र भी है जहां से गौरव गोगोई 2024 में चुनाव जीते थे। जोरहाट विधानसभा सीट से इस बार विधानसभा के लिए भी उन्होंने पर्चा भरा है। जोरहाट सीट पर 4 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो सीधी टक्कर है यहां पर वो कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा ने हितेंद्र नाथ गोस्वामी को टिकट दिया है। हितेंद्र नाथ गोस्वामी कौन है यह भी समझना होगा। हितेंद्र नाथ गोस्वामी असम के बड़े चेहरों में से एक आते हैं। फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं और 2021 में गोस्वामी ने यह सीट जीती थी। और सबसे अहम बात है कि उस समय गोस्वामी के खिलाफ बलवंत वहां पर चुनाव लड़ा करते थे जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी ने जोरहाट से ऑपोजिशन को ही खत्म कर दिया था। अब बदरुद्दीन अजमल को देख लीजिए, एआईयूडीएफ के प्रमुख हैं अजमल साहब। शुरुआत में यह लग रहा था कि एआईयूडीएफ जो है वो विपक्ष के साथ आ जाएगी, लेकिन बाद में समझौता नहीं हो पाया और तीसरी पार्टी के रूप में यहां पर चुनाव लड़ रही है। बिन्ना कांडी सीट से ये उम्मीदवार हैं और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो तादाद है ये वोट में यहां पर तब्दील हो पाएगी या नहीं। भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है एजीपी, जो एनडीए की गठबंधन की पार्टी है, वो वहां से चुनाव लड़ी है, उसके उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े हैं। अब वो उम्मीदवार कौन है वो भी आपको बताते हैं। एजीपी ने शहाबुद्दीन मजूमदार को यहां से टिकट दिया है जो अजमल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अजमल भी एक बड़े चेहरों में से, अगर असम को आप देखेंगे, फिगर को देखेंगे तो बड़े चेहरों में से एक अजमल भी है, नजर आते हैं। अगला आपको दिखाते हैं बड़े चेहरे कौन से। तो एजीपी ने यहां से रेजाउल करीम चौधरी को उतारा है, यानी ये जो कांग्रेस का गठबंधन है उसने रेजाउल करीम चौधरी को मैदान में उतारा है। अखिल गोगोई को देखिए, राइजोर दल के नेता हैं, बड़ा चेहरा, पहचाना हुआ नाम। सीप सागर सीट से इनको उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। अगला ग्राफिक्स, कुशल दोवारी एनडीए के भी उम्मीदवार हैं जो इनके खिलाफ चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। ये वो चेहरे हैं असम के जिन पर इस समय निगाहें हैं और अखिल यहां से विधायक है और अखिल की फैन फॉलोइंग भी है वहां पर अच्छी खासी है। एक और चेहरा आता है अतुल बोरा। शायद आपने ये नाम नहीं सुना, लेकिन जो एनडीए का जो गठबंधन है असम में, असम गण परिषद जिसे एजीपी कहा जाता है, उसके बड़े चेहरों में से एक हैं अतुल बोरा। बोकाखाट निर्वाचन क्षेत्र से ये उम्मीदवार हैं। हरिप्रसाद विपक्षी गठबंधन से यहां पर
उम्मीदवारों हरिप्रसाद जो है। अब आपको आखिर ग्राफिक्स दिखाते हैं कि असम का चुनावी समीकरण क्या है, उसके बाद ठीक तुरंत मेहमानों के पास चलेंगे। 2.5 करोड़ वोटर जो हैं वो मतदान करने जा रहे हैं, ये चुनावी समीकरण है। उसके बाद तुरंत अपने खास मेहमानों के पास में चल रहा हूं। जल्दी से आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या असम का चुनावी समीकरण है। 5,75,000 युवा जो है वो पहली बार वोट डालेंगे। ठीक है, अब सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 722 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। 126 विधानसभा सीटों के लिए इस समय वोटिंग हो रही है और बहुमत का आंकड़ा 64 सीट है और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी जो है यानी एनडीए जो है वो असम में हैट्रिक क्या मारने जा रही है? क्या हैट्रिक बीजेपी लगा पाएगी या फिर कांग्रेस की जो है वो वापसी जो है वो होने वाली है? तो इसी बीच असम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर से अपील की है। असम की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि उत्साह के साथ वोटिंग में भाग लेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। तो हमारे खास शो सियासत पर संग्राम में आपका स्वागत है और सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ किशन शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक भी मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं और संदीप चौधरी जी भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा खेमचंद जी, आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, लेकिन ये दिन आसाम के लिए ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए कि केरला के लिए है? क्योंकि हमने ये देखा कि जितनी ताकत बीजेपी ने असम में झोंकी उतनी केरल को लेकर नहीं झोंकी थी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस बार जीत की हैट्रिक जो है यानी तीसरी बार एनडीए जो है वो काबिज होने जा रही है? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।
देखिए, आसाम में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, उसमें कोई डर नहीं है। और केरल में हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप वहां पे मेहनत कर रही है। और केरल में भारतीय जनता पार्टी की इस समय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है। पिछली बार हमारी परफॉर्मेंस मतलब वोटिंग में तो अच्छी थी, लेकिन सीट्स में नहीं आई। अब की बार आप देखेंगे कि सीट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रहने वाली है। अब जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आसाम और पश्चिम बंगाल, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की सरकार बनने जा रही है। और 5वां केरलम में हम एक स्ट्रॉन्ग पावर, वोटिंग परसेंटेज में तो आते रहे, लेकिन इस बार हम लोग सीट के मामले में भी वहां पे बहुत अच्छी मतलब आप पोजीशन कह में रहे हैं रहेंगे। कि खाता खुलेगा इस बार? खाता ही नहीं खुलेगा, बहुत अच्छी नंबर में सीट आएंगी, बहुत अच्छी ऐसे नंबर में खाता सीट खोलने आएगी, के- कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपका बाकी 4 राज्यों के लिए निकल कर आ रहा है, वो केरल के लिए निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या नहीं, हमारा केरल में फाउंडेशन बनेगा, अब की बार फाउंडेशन बनेगा। पश्चिम बंगाल में भी हम 2-4-10 सीटें आया करती थी, आज हम लोग वहां पे सरकार बनाने की पोजीशन में है। वही केरल में रहेगा, इस बार हम लोग अच्छी पोजीशन में रहेंगे, हमारे बगैर शायद ही वहां पे सरकार बनेगी। हम एक डिसिसिव ठीक है, पंडित राज शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। पंडित जी, क्या असम में वापसी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि बिल्कुल एक नाराजगी है, मेरी बात सुन लीजिए, एक नाराजगी है कार्यकर्ताओं में कि जो ताकत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने केरला में दिखाई, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका हो, वो चीज असम में देखने को नहीं मिली है। देखिए, मैं ज्यादा झूठ बोलने का आदी नहीं हूं और वैसे भी झूठ नहीं बोलता। जहां पे बीजेपी के कोई भी नेता बैठो, उनके सामने मुझे झूठ बोलने की आदत है ही नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि असम में इनकी सरकार खत्म होने वाली है। आज लिख लीजिए तारीख, किसकी समय, सनद सरकार? मतलब बीजेपी की? हाँ, बीजेपी, इन्हीं की, इनमें इनका मतलब बीजेपी। हाँ। बीजेपी की सरकार खत्म होने वाली है। और केरल में तो चलो हमारी बनेगी और ये बंगाल में भी हारेंगे। ये जो अभी 70-78 सीटें इनकी आई थी, कुछ आई थी ऐसे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये उससे भी नीचे पहुंच जाएंगे। एक्चुअली क्या था, मैं इसमें बिल्कुल भी मुझे सही कहने में गुरेज नहीं कि इनका ग्राफ बढ़ा था, लोगों का विश्वास इन पे आया था। लेकिन जिस विश्वास से 2014 के बाद सरकार केंद्र में बनी और बाकी सालों में ये प्रदेशों में गए, अपने आप को अब ठगा महसूस करते हैं, असलियत पता चल गई। देखिए, आदमी बदलता है, हम लंबे समय से आ रहे, हमारी कमियां बनते 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 एक गुच्छ बन गया। और सरकार की हर एक की कमी भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अब लोग जान चुके कि भारतीय, अगर स्पेशली सनातन धर्म के बच्चों को रोजगार से भरना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, वरना यहाँ के ये लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करा के हमारे बच्चों को 18,000 रुपए की तनख्वाह तक रखेंगे। सनातन धर्म के बच्चों को रोजगार से मतलब यहाँ पर बाकी धर्म के बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? और मेरी बात सुन लीजिएगा, हाँ। मैं चैरिटी बिगन से आता हूं, पहले मैं अपने के लिए सोचूं, सबके लिए, मैं सबके लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के अपने आप को कहलाते हैं। इनका जो स्पेशलाइजेशन है, ये अपने को कहते हैं। और इनके प्रवक्ता लोग, मैं जानता हूं उन्हें पर्सनली, खूब अपना बन ठन के आ जाएंगे, कपड़ा पहन लेंगे। मेरे टीके पे जब इनका नेता मेरे टीका लगाने में दिक्कत है, जबकि मैं इस धरती में सबसे उच्चतम उसमें हूं, पंडित राज। तो आप सोचिए इनकी सोच क्या है। मैं सनातन धर्म स्पेशल इसलिए कहते हैं अपने को, तथाकथित सनातन धर्म की सरकार। तो मैं ये करना चाहता हूं, कभी अगर मौका पड़ा तो लाइन लगा दूंगा बच्चों के, जो बेचारे सनातन धर्म के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस बच्चे ने 2014 में जो 18, 19, 20 साल का था, जिसने वोट दिया, आज वो बेरोजगार घूम रहा है, तो ये दौड़ रहा है। और आप अब इनके भाषण भी सुन लीजिए, इनके नेता के, आप इनके लोगों के भाषण सुन लीजिए, कैसे कैसे शब्द। अच्छा, ये किसी को कुछ कह दे, इनकी जो जीभ है, कहते हैं जीभ रबड़ की होती है, मुझे तो लग रहा है ये रबड़ से भी ज्यादा सॉफ्ट है। जो चाहो पलट के कह दो यार, आज कुछ कह दो, कल कुछ। आप तो अपने ये लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों को देखिए, वो गुजरातियों को मैं इसका जवाब दे रहा, प्रधानमंत्री के मौत के घाट उतार देंगे, मौत के घाट। अच्छा, प्रधानमंत्री कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री, ठीक है, इस पे आएंगे। दो और मेहमान है, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, घाट उतार सकते हो?
अच्छा ठीक है, अरे शर्मा जी कूल हो जाइए ना, घाट उतार दूंगा। अरे शर्मा जी कूल हो जाइए। सुरेंद्र स्वामी जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। स्वामी सर, असम और केरलम ये दो ऐसे राज्य हैं जिन पर विशेष फोकस है, खासकर कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वो दोनों जगह सत्ता में वापसी करना चाहती है। असम की बात करें तो 10 सालों से सत्ता से दूर है, ठीक केरलम की बात करें तो 10 सालों से सत्ता से दूर है। आपको लगता है क्या कि सत्ता में चाहे असम या केरलम में वापसी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, केरल में तो अब की बार ये उम्मीद है ही कि यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा कि भाजपा की परफॉर्मेंस वहां पर कैसी होती है। अगर भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी वहां पे नहीं है तो निश्चित रूप से यूडीएफ केरल में सरकार बनाएगी इस बार, क्योंकि एक तो लेफ्ट के खिलाफ बहुत करप्शन चार्जेस हैं और उनसे लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर उनके प्रशासन से इतने सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में केरल में यूडीएफ को बढ़त मिलनी चाहिए और यूडीएफ की सरकार बननी चाहिए। लेकिन मैंने इसीलिए कहा लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 20% वोट के आसपास पहुंच जाती है, 20, 21, 22%, तब वहां यूडीएफ के लिए मुश्किल होगा और तब वहां पे मिलीजुली सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की उस समय होगी। लेकिन आज की डेट में अभी जो लग रहा है वो यही है कि सरकार बनेगी। आसाम का जहां तक सवाल है, आसाम में चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा लड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का अपने लोग बहुत अच्छा कनेक्ट है, उनको लोग नॉर्थ ईस्ट का योगी कहते हैं। उनकी सोच बिल्कुल क्लियर है, डेवलपमेंट के काम किए हैं। उन्होंने वहां से घुसपैठियों को खदेड़ा है, करीब करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन को उन्होंने खाली करवाया है। वहाँ पे एक अरुणोदय स्कीम है जिसमें बिहार की तर्ज पे 9,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी वहाँ महिलाओं के लिए काफी काम किया है। वो 10,000 रुपए को उन्होंने 25,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर आप उनकी कोई भी मीटिंग देखें तो बच्चों से लेके और माताएं बहनें बड़ों तक जो महिला लोग हैं और युवा लोग हैं उनका बहुत कनेक्ट और प्यार होता है हेमंत बिस्वा के लिए। आप देखिए ऐसा किसी लीडर के लिए नहीं है जितना उनके लिए है। तो और दूसरा ये है कि वहाँ पे पोलराइजेशन है, अच्छी तरीके से है और हिंदुओं का जो अपना जागरण है वो भी है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 2/3 से भी ऊपर ही थोड़ा बहुत बहुमत मिलने की चांसेस है। दे मे बी नियरिंग 3/4। ठीक है, एक रिएक्शन संदीप से भी ले लेते हैं, फिर ब्रेक का वक्त होगा। स्वामी सर मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए आशीष जी, मैं स्वामी जी से काफी सहमत हूँ जिस तरीके से स्वामी जी ने बताया। देखिए अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में जबरदस्त टक्कर है। और हिमंता बिस्वा शर्मा को या कहिए बीजेपी को इसलिए मुझे लगता है कि उनको एज मिल रहा है कि कई कांग्रेस के बड़े नेता, हालांकि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, वो भी उन्होंने तोड़ करके अपने साथ मिला लिए। तो कहीं ना कहीं जो एक अंदर माहौल बना है और फिर जैसे डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं कि केंद्र से भी है। बीजेपी के पास जितना बड़ा संगठन है, जितने लोग रीच कर सकते हैं आम आदमी तक, तो वो सब चीजें मैटर करती है। इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो संदीप जी की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, उसके बाद फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, कर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। देश की 3 राज्यों की 296 सीटों पर मतदान जारी। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। आज बंगाल में चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। एक के बाद एक 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सिलीगुड़ी, असल उत्तर हल्दिया में करेंगे जनसभा। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी, तो 54 लोगों की मौत। लेबनान पर हमलों से ईरान नाराज, स्टेट दोबारा किया बंद। विदेश मंत्री आरागची की चेतावनी, अमेरिकी सीरिया या युद्ध में से एक विकल्प चुने। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा। पंडित राज शर्मा जी। मैं एक बात कह रहा हूं कि सब अपने अपने कयास लगाते हैं और सबकी अपनी अपनी देखने की दृष्टि होती है। कोई भी कह सकता है जिसको जैसा लग रहा है, जैसा आकलन होता है। लेकिन मेरा ये आकलन है और कि जो जनता ने इन्हें प्यार से चुना था तभी ये सरकार थी, लेकिन वो अब जनता समझ रही है कि ठग गए हम लोग। हमने जिस चीज के लिए चुना था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। देखिए, हर वक्त घर में एक निठल्ला लड़का अगर अपने भाई की बार बार बुराई करे, बार बार शिकायत करे और पिताजी के आने पे ऑफिस से, तो पिताजी भी झल्ला जाते हैं। इसलिए आप टॉप से लेके इनके बॉटम तक के नेताओं को देख लो, सिर्फ यही नेहरू जी ने नहीं करा, कांग्रेस ने ये नहीं करा। मैं कहता हूं आपके पास 12-13 साल हो गए केंद्र में, हर प्रदेश में हो रहे हैं 10-10 साल। अगर आप आज भी आप पूर्ववर्ती सरकारों के लिए रोते हो, ये जनता को अच्छा नहीं लगता है। आप इस बात को मान लीजिएगा, असम में भी और जितनी खिलाफत हेमंत जी के लिए चाहिए शायद ही किसी के लिए चल रही हो। आप देख लीजिएगा, आप लिख नहीं पंडित राज जी। और एक और बात, आप हिमंता दा की बात कर रहे हैं। हिमंता दा तो अच्छे खासे पॉपुलर है, ठीक है, 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप उनका बोलने का तरीका देख रहे हैं आप आजकल।
आजकल आप उनका बोलने का तरीका देख रहे हैं। अब आप भी देख लीजिए कि एक तरफ पेड़ा बोला जाता है तो दूसरी तरफ क्या कहा जाता है। अब उस शब्द को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, गलत है। मैं ये कह रहा था कोई भी हो, चाहे मेरी तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, हमें एक शब्दों की मर्यादा। देखिए एक और बात है, अगर शाहरुख खान सिगरेट पिएगा गलत है क्योंकि उसके फॉलोअर है। अगर मान लो मेरे देश का प्रधानमंत्री कहेगा ठोक दूंगा, है मिटा दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, ये शायद कोई भी पढ़े लिखा देश, मेरा देश मैं मानता हूं सबसे शक्तिशाली है, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री मंच से कहे है मौत के घाट उतार दो, वो शहजादा। अगर आज मैं कहूं, हालांकि मैं जो शब्द कहने वाला हूं वो क्षमा के संग कहूं, भारतीय जनता पार्टी। अरे ठीक है, तो उस शब्द को कहने की जरूरत क्या है शर्मा जी? जिस शब्द को कहने से पहले आपको क्षमा मांगनी पड़े तो उस शब्द को कहने की जरूरत क्या है? लेकिन सुरेंद्र स्वामी मैंने बता दिया, क्योंकि मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बोलने की एक स्वतंत्रता होने के बाद भी मैं जानता हूं कि मेरे अच्छे शब्द बोलने के हैं। मैं नहीं समझता, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे हेमंता हो, ये गुंडई, ये पद गुंडई नहीं दे सकता। हेमंत, कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे कहता है उसे जेल में साड़ दूंगा। हु आर यू? हेमंता जी कौन है जेल में डालने वाले? पहले तो इस बात का जवाब जनता मांगना चाहती है। हेमंता कैसे होते हैं? अरे किसी को जेल में डालेगी पुलिस डालेगी। Who is चीफ मिनिस्टर? ठीक है सुरेंद्र स्वामी सर, मंच से ठीक है सुरेंद्र स्वामी सर के पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र स्वामी सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि केरल लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंकी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संघ कई दशकों से वहां पर काम कर रहा है, तो क्या संघ की मेहनत का असर जो है वो देखने मिलेगा? देखिए, कोई असर देखने को संघ का नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने नजदीकी से उनको देखा है तो वो एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं। उनका जो एक लिमिटेड फील्ड होता है ना, वो उसी में घूमते रहते हैं, उसी में चक्कर लगाते रहते हैं, और यही कारण है कि केरल में इतना ज्यादा वो जिसको बोलते हैं कि भाई लैंड ऑफ गॉड है, वहां पर भी उनका प्रभुत्व नहीं हो पाया है। लेकिन केरल में अब जो बढ़त मिल रही है उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि ऑल पैन इंडिया एक हिंदू धर्म का जन जागरण हो रहा है, और उस जन जागरण के पीछे जो साधु संत है उनका भी हाथ है, सोशल मीडिया का भी हाथ है, लोगों को अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत के बारे में जानने का अवसर रहा है उसका भी हाथ है, और उनके साथ जो अत्याचार हुए वो भी अब खुल के सामने आ रहे हैं। जिस तरह का इतिहास पढ़ाया गया वो भी अब सामने आ रहा है। तो ये एक स्वतः स्फूर्त मैं कहूंगा कि एक जन जागरण है, पैन इंडिया जन जागरण है। लेकिन चूंकि राजनीति में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर उस पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं उस कार्ड में वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि इतने सालों के बाद, लेकिन इसीलिए मैंने कहा था, लेकिन इन पिछले 5 सालों में जो जैसे सब जगह हिंदूज का एक पुनर्जागरण हुआ है वो केरल में भी हुआ है, और इसीलिए केरल में ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि नहीं, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है स्वामी सर, कि वोट में वो तब्दील हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वोट में तब्दील, मैंने यही आपसे कहा ना कि वो जो जन जागरण है उसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो 20-22% अब की बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में क्रॉस करना चाहिए। अगर वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो उनकी 8-10 सीटें भी आएंगी, और इसके साथ साथ यूडीएफ को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो वोट निकलेगा केरल में तो वो लेफ्ट से ज्यादा कांग्रेस का वोट भाजपा में निकलेगा। वो IUML है, प्लस कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस को लोग जिस तरह की पार्टी समझते हैं उस तरह की विचारधारा के चलते हुए मेरा ये पॉलिटिकल असेसमेंट है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि LDF UDF बराबरी पर आ जाए। अदरवाइज UDF अगर 20% 21% के नीचे इस पे टिकते हैं तो UDF की सरकार केरल में मुझे नहीं लगता परेशानी है वहां बनने में की बात। और मुझे लगता है यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वहां पर अपनी ताकत झोंक दी कि इस बार कम से कम सत्ता जो है
वो हम परिवर्तित कर लें। हालांकि विजयन साहब की इमेज अच्छी थी पिछले, अगर हम टेन्योर की बात करें तो यही वजह थी कि वो दोबारा सत्ता में आए, लेकिन इस बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और पुराना इतिहास देखा जाए कि हर बार भ्रष्टाचार का बहुत आरोप है। हाँ, पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा लगे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इस बार मुश्किल है वहां पर। तो कांग्रेस को प्लेट में सजा के मिला है, अब कांग्रेस उसे कट कर पाती है या नहीं ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के औरील मलिक जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मलिक साहब, अभी पंडित राज शर्मा जी आपके जुड़ने से पहले एक बात कह रहे थे कि भाषाई मर्यादा जो है वो इस बार चुनाव में तार तार हो चुकी है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार असम में बीजेपी हैट्रिक तो नहीं लगाने जा रही है, वापसी जो है वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन की होने जा रही है। जी नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के कोई भी स्पोक्स पर्सन होंगे, नेता होंगे या राज शर्मा जी हैं तो वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो रखें। लेकिन जो अगर सच्चाई की और धरातल की बात कर ली जाए तो मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है, हमें विकास पे चर्चा करनी चाहिए। और भाषाई मर्यादा की जो बात है ये निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक विषय है और भाषा की मर्यादा किसी प्रकार से नहीं गिरनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है, हमारा तो ये मानना है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा से आने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से हमारे मतभेद राजनीति में हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और अगर मनभेद की बात है तो निश्चित ही अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र विकास की चर्चा होनी चाहिए, डेवलपमेंट। अरे मलिक साहब, आप बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री पेड़ा का जवाब किस शब्द में दे रहे थे और एक्सप्रेशन क्या था वो भी आपको ध्यान में होगा। हेमंता दा किस तरीके से उसका जवाब दे रहे थे। नहीं, देखिए अभी इसी विषय पे चर्चा चल रही थी, कल भी इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में कहा और तमाम सारी चीजें सामने आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कोई भी बड़ा नेता है, किसी बड़े नेता को जो विपक्ष में बैठे हैं, ओपोजिशन के सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें किसी प्रकार से गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देखिए, अमित शाह जी के नेतृत्व को देखिए और उसके साथ साथ बीएल संतोष जी के नेतृत्व की बात हो या फिर अध्यक्षता की बात हो, नवीन जी की, नड्डा जी की बात हो, तो आप पूर्ण रूप से मजबूती के साथ अगर बात करें भाषाई मर्यादा की तो भाषाई मर्यादा रहनी चाहिए। हम तो इस चीज के पक्षधर लोग हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने जो कहा सही कहा या गलत कहा, ये मानते हो, क्या मानते हो बता दो, बस इतना बता दो। थोड़ा मैंने तो दोनों तरफ से कह दिया, आप इतना बता दीजिए क्या असम के जो मुख्यमंत्री ने यूज किया है, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो सही हुआ, ये बता दें बस आप। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है राजी, अब देखिए जो प्रकरण सामने आया पवन खेड़ा साहब के द्वारा, वो विषय रखा गया, कांग्रेस पार्टी ने तो उसका जवाब दे दो, क्या दिक्कत है। अब वो मामला सामने आता है, उसके बाद जहां तक विषय एक तरीके से उसके सबूतों की मैं सोचता हूँ साथ ही साथ सबूत भी दे दिए जाने चाहिए और उसके साथ साथ जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, तो आरोप अगर पर्सनल और निजी आरोप ना लगाया जाए राजनीति में तो बहुत अच्छी राजनीति हो। हेमंता ने गोगोई की बीबी के लिए नहीं लगाया था। ठीक है। अब एक डाटा ले लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज आ गया, मैं आता हूं पंडित राज शर्मा जी। एक वोटिंग परसेंटेज आ गया है असम में, सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज आ गया 17% से ज्यादा वोटिंग सुबह 9 बजे तक असम में हो चुकी है। केरलम की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 15% से ज्यादा, पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक 17% से जो ज्यादा है वो वोटिंग हो चुकी है। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। स्वामी सर, असम के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि वहां वोटिंग सुबह सबसे ज्यादा होती है, केरलम में भी वही है, लेकिन क्या लग रहा है कि पिछली बार का जो मतदान था 2021 का, वो मतदान का रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा? नहीं, वो तो हर प्रदेश में टूटेगा। जैसे मैंने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, तो जो फर्जी वोटर अगर निकल गए या जो मर गए चले गए वो निकल जाएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नंबर भले ही उतने हो लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मान लीजिए एक लिस्ट में 1000 थे और 70% वोटिंग हुई, अब एक्चुअली उसमें 900 ही रह गए, तो वो उतने ही लोग वोट दें तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो परसेंटेज तो बढ़ना ही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भाषा पे मैं अपनी बात रखना चाह रहा था कि देखिए, नेता और जनता कोई अलग नहीं है। जनता में जो भाषा चलती है वही नेता में चलती है।
आप समझ रहे हैं इस बात? मैं बिल्कुल और समझ रहा खास तौर से चुनाव में तो नेता जनता को ही एड्रेस कर रहे होते हैं। तो जनता को जो भाषा प्यारी लगती है, जनता जिस भाषा से समझती है, वो भाषा होती है और सभी पार्टियां यूज करती है। मैं किसी एक पार्टी का उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूं, फिर ये हो जाएगा भाई मेरी कमीज ज्यादा सफेद थी तुम्हारी कमीज से। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग है वो अक्रॉस द बोर्ड सभी पार्टियां करती हैं, सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व करता है, पूरे देश में करता है और चुनाव में विशेष रूप से होता है ये। तो ये इस पे कोई गुस्सा करने की या इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये चुनावी फुलझड़ियां हैं, इसमें कहा जाएगा, लिखा जाएगा, हर तरह की भाषा और जनता भी मजा लेती है। स्वामी सर, मैं भी आपकी बात पाक रखता हूँ, उसके मीम्स बना के रील सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं और हर पार्टी अपने चश्मे से इसको देख रही है या मतदाता अपने चश्मे से इसको देख रहा है। किसी को मजा आ रहा है तो कोई गुस्से में है। देखिए आशीष जी, उस पर वोटिंग नहीं होती है। मेरा हमेशा से रहा है, संदीप जी यहाँ पे हैं, अविरल भी हमारे साथ हरियाणा इलेक्शन के टाइम और दूसरों में काफी रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये सब चुनावी फुलझड़ियां, इससे वोट को लेना देना नहीं है। वोट जो गिरता है उसके कंटूर्स बिल्कुल साफ है और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आसाम का चुनाव हेमंत बिस्वा का चुनाव है। उनकी पब्लिक से कनेक्ट है, महिलाओं से कनेक्ट है, यूथ से उनका कनेक्ट है। हिंदुइज्म को वो योगी कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के पूरी तरह संभाला हुआ है। लोगों को असमिया संस्कृति और कल्चर बची अगर हेमंत बिस्वा आएंगे, इसका भरोसा है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार 2/3 से अधिक बहुमत लेके अपनी सरकार बनाए। मुझे इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये थी कि जो बदरुद्दीन है, उन्होंने समझौता क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अगर वो कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं तो उनको मुस्लिम बाहुल्य सीटें देनी पड़ेंगी अपनी। तो उनकी अपनी राजनीति खत्म होती है, तो इसलिए वो समझौता नहीं करेंगे। वो भी उतने तो इस समझौते का ना होना मुझे लगता है कि एनडीए के लिए फायदेमंद हुआ। स्वामी सर जी, ये समझौता जो नहीं हुआ, नहीं, वो जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वहां पे घुसपैठ है ही नहीं बीजेपी की। उस क्षेत्र में बीजेपी की घुसपैठ नहीं है, वो इंटरनल राइवलरी होगी। तराई वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप जी? तराई वाले क्षेत्र की, निचले स्तर वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, जहां पर बंगाली ज्यादा है। जी जी जी, उसी की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या है कि वहां पे डिलिमिटेशन हुआ है, आपको तो जानकारी होगी आसाम में। बिल्कुल। और डिलिमिटेशन होने से भी जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी उनका थोड़ा सा रीएडजस्ट हुआ है। तो उसमें भी जो कॉम्बिनेशन है भारतीय जनता पार्टी का वहां पे एनडीए का, तो उसमें जो पार्टियां शामिल हैं उन पार्टियों की बेटर पोजीशन इस बार वहां वो भी होगी। तो इसलिए सारे जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को लगा करके, और मेरा ये मानना है कि आसाम का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में हमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वो चुनाव हेमंत बिस्वा का है। अगर वहां कोई भी नहीं जाएगा प्रचार करने, तब भी हेमंत बिस्वा की वहां पे जो रेपुटेशन है और जो पब्लिक से कनेक्ट है, वो सरकार में दोबारा लौट सकती है। ठीक है, मैं मलिक साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं।
थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सियासत का संग्राम। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। मलिक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। असम की अगर हम बात करें, हमारा फोकस असम ज्यादा है क्योंकि हिमंता दाव की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। 2 अहम मुद्दे थे वहां पर। इस पूरे अगर विधानसभा चुनाव का लब्बो लबाब को देखा जाए तो पहला मुद्दा था घुसपैठिया और दूसरा था असम की संस्कृति को बचाना है। ये 2 प्रमुख बिंदुओं के सहारे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मलिक जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से असम प्रदेश का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ असम प्रदेश में सरकार बना रही है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की असम में आ रही है। मैं समझता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि हमने विकास किया है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए पूर्ण रूप से काम किया है, जनता को समर्पित सरकार रही है। और पूर्ण रूप से अगर बात कर जाए पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, या अच्छी कनेक्टिविटी की, अच्छी सड़कों की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं की, एक तरीके से अगर बात की जाए पर्यटन क्षेत्र की, टूरिज्म सेक्टर की, और उसके साथ साथ हर क्षेत्र की किसानों की बात कर जाए, तो पूर्ण रूप से जनता को समर्पित असम प्रदेश की हमारे राज्य की सरकार रही है। तो निश्चित रूप से जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगाने का काम जनता के द्वारा किया जाएगा। और निश्चित रूप से अगर जनता की बात कर जाए तो जनता के अधिकार क्षेत्र का विषय है कि किसकी सरकार उसे पसंद है और किसकी पसंद नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी सरकार इसलिए पसंद है क्योंकि हमने 24/7 हमेशा जनता के हित में काम किया है। यही उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यही अन्य राज्यों की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी अगर उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, तुलना करते हुए, तो 2017 में हमारी सरकार आई, 22 तक वो सरकार चली, पहली योजना हमारी पूर्ण रूप से। अब 2022 में फिर से जनता ने मोहर लगाने का हमारे रिपोर्ट कार्ड पे काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के हित में हमारी सरकारें काम करती हैं, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो असम में भी, और उसके साथ साथ जो स्टेट इश्यूज हैं उनके सॉल्यूशन की बात हो, या फिर किसानों के हितों की रक्षा की बात हो, तो मजदूरों के हितों की बात हो, महिला। ठीक है, एक राज शर्मा जी से भी कमेंट ले लेते हैं। पंडित राज शर्मा जी, जिस तरह से अभी स्वामी सर भी कह रहे थे कि हेमंता की साख जो है वो दांव पर है, हेमंता दा ये चुनाव लड़े हैं, ठीक उसी तरह गोगोई साहब की भी साख दांव पर है। चुनाव भले ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही हो, लेकिन प्रमुख चेहरा वही है ना। मैं तो 2 बातें करता हूँ। देखिए, बाकी तो क्या है, भगवान जानता है क्या हो रहा है, किसके दिल में क्या है। लेकिन अभी जैसे स्वामी जी कह रहे थे, ये है क्योंकि सीनियर लोग हैं, ये कहते हैं इनकी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, गोगोई और हेमंत में, हाँ, दोनों में इतना बता दें कि किसकी छवि अच्छी है। मैं तो अभी पता है, मैं नहीं जानता था, कल मेरे मोबाइल पे आ गया कि कौन बनेगा करोड़पति में चला था क्वेश्चन। मुझे नहीं पता झूठ है क्या, आ गया कि सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर ने। तो आप एक बात सही है, भ्रष्ट कोई ईमानदारी का बनेगा करोड़पति में चलेगा, कैसी लॉजिक की बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं, मैंने क्या आप भी मतलब ये सोशल मीडिया के मीम्स में कवर हो जा रहे हैं। मैं नहीं, अच्छा मुझे तो यही नहीं पता आजकल मैं किस। अच्छा, ये एक बड़ा वो ट्रेंड चलता है राज शर्मा जी कि अगर आप एंटी बीजेपी देखना चाहेंगे ना, तो फिर आपके पास सारी रील एंटी बीजेपी ही आएगी। तो इस चीज से बचिए। सही बात है, जब ये बात सही कह रहे हैं आप, जब एंटी कांग्रेस देखना चाहेंगे तो ठीक, एंटी कांग्रेस भी है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, तो इससे बचिए, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आगे बढ़ता हूं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता साहब के ऊपर इल्जाम लगाए थे, नहीं लगाए थे? बस इतना जानना है मुझे। गोगोई पे क्या है, अभी अविरल जी कुछ नहीं कह रहे थे,
मुझे दो बातें जाननी चाहिए थी बस। मैं कहता हूं कि मैंने कहा दोनों तरफ से मर्यादा रखनी चाहिए। मैं कहता हूं क्या अहिरवल जी की इतनी हिम्मत है? कहें कि नहीं, अगर हिम्मताब्द यूज करे उसे तो आप कभी यार दोस्ती में भी नहीं यूज कर। अच्छी मानसिकता के लोग क्या क्या कह रहे थे वो, आप कह रहे हैं, आप खड़गे साहब की गलती बता रहे, उन्होंने तो जितनी उम्र उनकी राजनीति होगी उतनी हेमंता की उम्र नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उनकी लड़की तक के लिए कह दिया। मतलब बताओ, और उसके बाद आप बखान करें। देखिए, गलत का बखान करने के लिए टीवी में नहीं बैठना है। आपकी अपनी आत्मा भी बोलती है। अभी मैं टीवी से उठकर जाऊंगा तो मुझे लगेगा मैंने क्या गलत बोला, सही बोला। गलत है तो गलत है बोलना देना। नहीं, लेकिन टीवी से उठ के जाइएगा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इतनी रील्स मत दीजिए, देखिए एंटी रील्स मत देखिए। आप चूंकि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठेंगे और इस की बातें कह देंगे, किसी एक बड़े शो का नाम ले लेंगे जिसे सदी के महानायक घोषित करते हैं, तो ये कतई सही नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ये मेरे लिए ही लागू है? ये तो सबके लिए लागू है। सबके लिए लागू है, लेकिन आपकी तरफ से आया ना, मैं तो बस समझा रहा हूं। मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरा काम समझाना है। ऐसे नहीं, बहुत सही है, आप सही कह रहे हैं आशीष भाई। मैं एक बात को कहता हूं, मुझे नहीं पता, आपने ही मुझ पर इल्जाम लगाया, आप ही मुझे ईमानदार बताए, तो इंटीग्रिटी डाउटफुल किसकी है? अच्छा, इल्जाम लग सकता है, मैं कह सकता हूं आप गलत है, लेकिन ठोक ठोक के कहूं गलत हो, फिर अब संग बैठा बगल में बैठा हूं, तो इंटीग्रिटी डाउटफुल किसकी है? देखिए, मैं स्वामी जी की एक बात कह रहा हूं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, अगर आप किसी को इल्जाम लगा दें ठोक के, फिर उसके संग मत जाना। ठीक है। चलिए स्वामी सर, एक रिएक्शन आपसे जरूरी है, चूंकि आप बार बार ये कह रहे हैं और इस बात को कहा भी जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो योगी हैं वो हिमंता दा हैं। सबसे अहम बात यह कि जो देश के पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं उनमें भी हेमंता दा टॉप 5 में आते हैं। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक छोटा स्टेट है असम, लेकिन टॉप 5 देश के मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे तो उनमें भी हेमंता दा का नाम आता है। नहीं, उसके दो कारण हैं। एक तो खाली वो आसाम के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर भाजपा है तो उसको वहां पहुंचाने में हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है, और वो वहां के एक तरह से ये माना जाता है कि कन्वीनर लीडर हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो जनता है ना वो जानती है कि पार्टी में सब भ्रष्ट है। हर पार्टी भ्रष्टाचार करती है, बिना पैसों के चुनाव होते नहीं है, सबको मालूम है। इसलिए उन मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता है कि मैं भ्रष्टाचार पे वोट डाल रहा हूं या रोजगार पे डाल रहा हूं। वो तो सभी पार्टियों के साथ बराबर है, कम बेशा। जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके सामने सिर्फ 3-4 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 पर्सनल इंटरेस्ट, कि भाई यहाँ का जो लीडर जिसे मैं वोट डाल रहा हूँ वो मेरे साथ सुख दुख में खड़ा रहता है कि नहीं रहता है। दूसरा, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म बचेगा या नहीं बचेगा। तीसरा, जो मेरे अपोनेंट अगर दूसरे को मैं डालता हूं तो क्या वो लोग जो हम पर हावी हैं, जो हमें जीने देने नहीं दे रहे हैं, क्या वो और हावी होंगे? यही 3-4 फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर चुनाव डलता है, और उसी पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अब बात पॉपुलैरिटी की कर रहे थे रमा जी, तो वहां तो जो वोट जो मैं तो गया नहीं हूँ पॉपुलैरिटी में, लेकिन जो पोल में करते हैं कि भाई बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसको, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर का वोटिंग है तो डबल का फर्क है हेमंत बिस्वा और गोगोई में, तो फर्क है उनसे। एक फाइनल कमेंट लेते हैं। ठीक है स्वामी सर, मलिक साहब 30 सेकंड फाइनल कमेंट वाइंड अप करना है प्लीज। मुझे देना है जी। मलिक साहब, मैं शर्मा जी आपके पास आऊंगा 30 सेकंड पहले मलिक साहब के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय आज की चर्चा का और आज की जो स्थिति है भाषाई मर्यादा का, तो भाषाई गरिमा बहुत आवश्यक है। नंबर 1, इस चीज को मैं समझता हूँ ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं, सभी सम्मानित नेता हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस प्रकार की थोड़ी सी बात होती है तो वो ठीक नहीं है। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का,
तो हम तो निश्चित रूप से भाषाई गरिमा की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। माननीय मोदी जी की बात हो या हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, पूर्ण रूप से प्रदेशों के नेतृत्व की बात हो, और उसके साथ साथ विषय एक तरीके से हमारे तो पूर्वजों का भी, तो अटल जी रहे हो, आडवाणी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, तो भाषाई मर्यादा की परंपरा का पालन करने का हमारा इतिहास है। नंबर 2, जहां तक आज के चुनाव का विषय है, तो असम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस चीज को कहीं ना कहीं ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड राज शर्मा जी भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है शरद, 30 सेकंड। ना, मैं तो बस इतनी सी बात कहने वाला हूं, असम से बीजेपी गोइंग, असम से बीजेपी गोइंग, बस असम, स्पेशली असम का तो कह रहा हूं, इतनी छवि खराब है उनकी हेमंता जी की। अभी तक आईवरल ने देखो, ये यंग है, यंग लड़का भी अगर ना कहे ये, फिर मैं शब्द उन्होंने शब्द करे भाई इतना तो कह दो, वो सही कहे या नहीं कहे। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में आपने इसी में गंवा दिया। ठीक है स्वामी सर, 30 सेकंड वाइंड अप कर रहा हूं, प्लीज सर। जी, मैंने आपसे फिर कहा कि शब्दों पर किसका शब्द जब है, किसका शब्द कम खराब है। चुनाव में जब नेता रैली को एड्रेस कर, पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं, तो उनके सामने विधानसभा नहीं होती, उनके सामने उनके गुरुजन नहीं होते हैं, घर वाले नहीं होते हैं, पब्लिक होती। और पब्लिक जिस भाषा को समझती है, जिस भाषा पे हूट करती है, भाषा बोलते हैं, और सब लीडर बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं, खड़गे भी बोलते हैं, प्रियंका भी बोलती है, हेमंत बिस्वा भी बोलते हैं, योगी सभी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, और इस बात समझना भी होगा। तो उससे बाहर निकलिए। कांग्रेस की परेशानी क्या है, मैं इनको एक सलाह दे रहा हूँ कि वोट जहां है वो बात नहीं करते हैं, बाकी सब बात करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं। हर प्रसार में वो सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस को वोट मिले ठीक है, समय की कमी है। पंडित राज शर्मा जी, सुरेंद्र स्वामी मलिक जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बात रखा। अगर आप असम में रहते हैं, अगर आप केरल में रहते हैं, या फिर अगर आप पुडुचेरी के वोटर हैं, तो जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, अपने मत का उपयोग जरूर करिए, और अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुनिए। सियासत का संग्राम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।